हेलो, गुड डे। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने विचार किया था मैटर वेव के बारे में और ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि मैटर वेव न तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है न तो मैकेनिकल वेव है, तो फिर है क्या, ये किस तरह का वेव स्ट्रक्चर आता है, कैसे ये प्रोपेगेट करता है, इसके बारे में जानने का प्रयास आज हम करेंगे। मैटर वेव जिस ढंग से प्रोपेगेट करता है उसको हम वेव ग्रुप कहते हैं, या ज्यादा प्रचलित इसको कहते हैं वेव पैकेट। तो इट प्रोपेगेट्स एज ए वेव पैकेट। प्रोपेगेशन ऑफ मैटर वेव। हम बहुत डिटेल में इसके नहीं जाएंगे क्योंकि कोर्स में जितना प्रोवाइडेड है उसी के बारे में हम विचार करेंगे। तो ये चलता है वेव पैकेट के रूप में, वेव पैकेट। और इसी को हम वेव ग्रुप भी कहते हैं। क्या है वेव पैकेट, कैसे बनता है और अल्टीमेटली किस तरह का स्वरूप होता है, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, नॉर्मल वेव प्रोपेगेशन से किस तरह की इसमें भिन्नता आती है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। मैटर वेव जब दो या दो से अधिक वेव्स ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं, लेकिन ये वेव्स जिनका सुपरपोजिशन हम कंसीडर कर रहे हैं, दे आर ऑफ नियरली सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, very small deviation difference is there of nearly same wavelength or same frequency, with their phases and amplitudes adjusted in such a way that they superimpose in a very narrow limited region constructively, giving an amplitude, and they superimpose beyond this narrow limited region destructively, resulting into zero amplitude। तो ये मैं ऐसा कह रहा था कि मान लीजिए दो ही वेव को हम कंसीडर करें, वैसे दो से अधिक भी हो सकते हैं। दो वेव एक ही दिशा में चल रहे हैं, लेकिन दोनों वेव जो चल रहे हैं उनकी शर्त यह है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ऑलमोस्ट इक्वल हो। एक का ओमेगा हो तो दूसरे का ओमेगा प्लस माइनस डी ओमेगा हो, वेरी वेरी स्मॉल हो। एक का यदि 150 हो तो दूसरे का 149 151 हो, या इससे भी कम का डिफरेंस हो। इस तरह के दो वेव हों जो नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को हों और जिनके एम्पलीट्यूड और फेज इस ढंग से एडजस्टेड हों कि वह जब सुपर इम्पोज करें तो वो सुपर इम्पोज करते हैं कंस्ट्रक्टिवली, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्राप्त होता है, लेकिन यह एक बड़े लिमिटेड नैरो रीजन में ही प्राप्त होता है। तो वहाँ कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण एम्पलीट्यूड आ जाएगा और उस नैरो रेंज के बियॉन्ड ऑन बोथ द साइड्स, एक तरफ भी और दूसरे तरफ भी, इसकी वैल्यू जीरो होती है और उसके लिए कारण होता है कि ये सुपर इम्पोज करते हैं डिस्ट्रक्टिवली बियॉन्ड दिस नैरो रीजन। तो इस तरह का ये बनता है। मैं फिर से इसको दोहरा दूं, दो वेव एक ही दिशा में चलते हुए, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ लगभग एक ही है और दोनों के एम्पलीट्यूड और फेज इस ढंग से एडजस्टेड हैं कि ये सुपर इम्पोज करते हैं कंस्ट्रक्टिवली इन ए वेरी नैरो लिमिटेड रेंज, और उस लिमिटेड नैरो रेंज के बियॉन्ड ऑन बोथ द साइड्स दे सुपर इम्पोज डिस्ट्रक्टिवली रिजल्टिंग इनटू द जीरो एम्पलीट्यूड। तो एक वेरी लिमिटेड रीजन में केवल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के
बियॉन्ड का जो रीजन है उसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो इसमें ढेर सारी वेव नहीं होती, बस एक वेव का पैकेट प्राप्त होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है वेव पैकेट। और यह वेव पैकेट ही ऐसा है जिसकी सहायता से मैटर वेव प्रोपेगेट करती है। तो मैं पहले वेव पैकेट कैसा दिखता है ये मैं बना लूं। आपने मॉड्यूलेटेड वेव पढ़ा होगा। मॉड्यूलेटेड वेव में पीक आती है, फिर जीरो, फिर पीक, फिर जीरो, फिर पीक, फिर जीरो, इस ढंग का आता है। यहाँ लगातार ये रिपीटिशन नहीं होगा। देयर इज ओनली वन सिंगल एम्पलीट्यूड रीजन विच इज ऑब्टेन्ड, जहां पर ये आपस में कंस्ट्रक्टिवली एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं। तो ये इस तरह का जाएगा और यहां जाकर के फिर दोनों मिल जाता है, और इधर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। बाईं तरफ डिस्ट्रक्टिव, दाहिनी तरफ डिस्ट्रक्टिव। केवल यह रीजन है राइट फ्रॉम ईयर टू ईयर। मैंने ब्लैक बोर्ड पे बहुत बड़ा खींच रखा है, लेकिन ये रीजन बहुत लिमिटेड होता है। इन ए नैरो लिमिटेड रीजन से डेल्टा एक्स, इस डेल्टा एक्स में ये दोनों वेव जो नियरली सेम वेवलेंथ या सेम फ्रीक्वेंसी की है, दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं कंस्ट्रक्टिवली। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और इस नैरो एनर्जी रेंज के, नैरो रीजन के बियॉन्ड इधर की तरफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है रिजल्टिंग इनटू जीरो एम्पलीट्यूड। इधर भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है रिजल्टिंग इनटू जीरो एम्पलीट्यूड। इसी को हम कहते हैं वेव पैकेट। और इसके अंदर वेव्स ऐसे वेरी करती रहती हैं। रिजल्टेंट वेव जो बनता है वो ऐसा बनता है, उसी का ये एम्पलीट्यूड है। सो दिस इज द वेव पैकेट। मैं फिर बता दूं, केवल सिंपल ले लेता हूं, लेकिन दो से अधिक वेव भी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर सकते हैं। केवल दो वेव जिनकी वेवलेंथ नियरली समान है, जिनकी फ्रीक्वेंसी नियरली समान है, और उनके फेज और एम्पलीट्यूड इस ढंग से एडजस्टेड हैं कि वह एक नैरो लिमिटेड रीजन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करते हैं, और वह फिर इंटरफेरेंस होता है डिस्ट्रक्टिव बियॉन्ड दिस नैरो रेंज। इधर की तरफ भी डिस्ट्रक्टिव, इधर की तरफ भी डिस्ट्रक्टिव। ऐसा यह वेव पैकेट हमको प्राप्त होता है। इस ढंग का एक इंटरफेरेंस प्राप्त होता है जिसमें एक सिंगल केवल एम्पलीट्यूड पोर्शन प्राप्त होता है। इसके दाहिनी तरफ भी जीरो, इसके बाईं तरफ भी जीरो। और यह कैसे प्रोपेगेट करता है? तो पार्टिकल इसी के बीच में लाई करती है, एंड द पार्टिकल में लाई एनीवेयर इनसाइड दिस वेव पैकेट, राइट फ्रॉम लेफ्ट एंड टू राइट एंड। कहीं रह सकता है, बाएं किनारे पर रह सकता है, बीचों बीच में रह सकता है, दाहिने किनारे पर रह सकता है, कहीं भी रह सकता है। और फिर हमारे कोर्स से निकल गया है, इसी के लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी हम पढ़ते हैं कि यदि मोमेंटम को आपने सही ज्ञात कर लिया तो लोकेशन प्राप्त करना अनसर्टेन हो जाता है, और लोकेशन को यदि सर्टेनिटी के साथ प्राप्त कर लिया तो मोमेंटम फिर अनसर्टेनिटी के साथ डिटरमिन की जाती है। तो इस तरह से पार्टिकल, और ये डेल्टा एक्स मैंने खींचा है, बड़ा सा खींच दिया, लेकिन डेल्टा एक्स की वैल्यू एंगस्ट्रॉम के क्रम की होती है, बहुत छोटी होती है। और पार्टिकल इसी वेव पैकेट के अंदर बाएं सिरे से लेकर के दाहिने सिरे के बीच में कहीं भी पार्टिकल हो सकता है। यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इधर हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ इनफाइनाइट पोजीशन है, पार्टिकल इसके अंदर कहीं भी रह सकता है। तो ये पहली विशेषता है। द पार्टिकल जिसके रेफरेंस में ये वेव पैकेट है, पार्टिकल इसी वेव पैकेट के अंदर
कहीं पाई जा सकती है। कोई निश्चित स्थान नहीं है कि बीचों बीच में ही पाया जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करती है। प्रोबेबिलिटी उसको पाने की इसी वेव पैकेट के अंदर ही पाई जाएगी, कहीं भी पाई जा सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, इसके इस रेंज के बाहर इधर की तरफ जीरो नहीं मिलेगी, इधर की तरफ जीरो नहीं मिलेगी। पार्टिकल केवल इसी के बीच में पाई जाती है और इस वेव पैकेट के अंदर कहीं रह सकती है। एक दूसरा गुण और है कि वेव पैकेट की वेलोसिटी वही होती है जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द वेव पैकेट। वेव पैकेट की वेलोसिटी और पार्टिकल की वेलोसिटी समान होती है। फल ये होता है कि यदि दोनों के वेलोसिटी में कुछ अंतर होता तो एक स्थिति में मान लीजिए वेव पैकेट तेज चल रहा है तो वेव पैकेट एडवांस कर जाएगा, आगे निकल जाएगा, पार्टिकल पीछे छूट जाएगा। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक से ही ऑफ हो गए कि पार्टिकल सदैव वेव पैकेट के अंदर ही रहेगा। अब दोनों अलग अलग हो गए, वेव पैकेट एडवांस कर गया, पार्टिकल पीछे रह गई। यदि पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा है, वेव पैकेट की कम है, तो पार्टिकल एडवांस कर जाएगा, वेव पैकेट पीछे रह जाएगा, फिर पार्टिकल वेव पैकेट के बाहर रह जाएगा। ऐसी स्थिति आएगी। मैं एक उदाहरण आपको दूं तो शायद ज्यादा समझ में आ जाएगा। आम की गुठली है, एक खोल होता है सीड का और उसके अंदर गुठली होती है, द सीड। एक सीड का खोल, एक अंदर सीड उसके रहती है। गुठली को कहीं फेंकेंगे तो गुठली की वेलोसिटी वही होगी जो सीड की वेलोसिटी होगी, और सीड उस गुठली के खोल के अंदर ही सदैव अपने को पाते हुए, रखते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। रुक गई तो वेलोसिटी ऑफ सीड इज जीरो, वेलोसिटी ऑफ खोल इज जीरो, द कवर इज जीरो। ठीक वैसे ही पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वही खोल की वेलोसिटी होती है। एक घुनघुना ले लें, गोल सा स्ट्रक्चर, कंकड़ उसमें डाल दें, उसको ऐसे ऐसे करें तो आवाज होने लगती है। अब वो कंकड़ जो है उस खोल के अंदर, उस गुनगुने के अंदर बंद है, बाहर नहीं निकलेगा। सदैव कंकड़ के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उस गुनगुने के अंदर है, उस कवर के अंदर ही है, उस खोल के अंदर है। उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान फेंकेंगे तो जो घुनघुने की वेलोसिटी है वही वेलोसिटी उसके अंदर रखे हुए कंकड़ की भी वेलोसिटी होगी। कंकड़ एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच में कहीं भी रह सकता है, और यहाँ भी ठीक वैसे ही प्रॉपर्टी है कि वेव पैकेट के अंदर ही कहीं न कहीं पार्टिकल पाया जाएगा, और पार्टिकल बाएं सिरे से लेकर के दाहिने सिरे तक पाई जा सकती है। वेव पैकेट की वेलोसिटी एग्जैक्टली उतनी ही होती है जितनी पार्टिकल की वेलोसिटी होती है, और इस तरह से यह वेव पैकेट प्रोपेगेट करता है, प्रोसीड करता है, और मैटर वेव इसी ढंग से चलती है। तो ऑब्वियसली नॉर्मल जो हमारे वेव होते हैं जिससे हम साउंड वेव को चलना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का चलना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का चलना जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह का इक्वेशन इसके लिए भी बनाया जा सकता है। लेकिन ऑब्वियस है कि वह उससे भिन्न आएगा। किस तरह की भिन्नता आएगी इसको हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। मैटर वेव के प्रोपेगेट करने के लिए जो वेव इक्वेशन हम कंसीडर करते हैं वो श्रोडिंगर द्वारा दिया गया, तो उसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहा जाता है। उसके पहले फिर इस बात को स्पष्ट देख लें कि मैटर वेव associated with the moving particle moves in the form of wave packet. The particle lies anywhere inside this wave packet.
और the velocity of the particle is the same as the velocity of the wave packet. और यह वेव पैकेट का जो इन्वेलप है ये हमेशा पार्टिकल को इनक्लोज किए रहता है, घेरे रहता है, और जैसे जैसे वेव पैकेट चलता है वैसे ही पार्टिकल भी चलती है। थोड़ी सी स्वतंत्रता पार्टिकल के पास होती है कि वो इस एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच भी जा सकता है थोड़ी, तो इन ए वेरी नैरो रेंज ही वेलोसिटी में थोड़ी अंतर आ सकती है, लेकिन पार्टिकल चूंकि सदैव इसी के अंदर रहती है और इसलिए पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव पैकेट की वेलोसिटी एक ही होती है। इस तरह से इसे कंसीडर किया जा सकता है। मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको करा दूं तो उसके बाद फिर वेव पैकेट एक्चुअली कैसे चलता है, वेव इक्वेशन क्या होगा जिसकी सहायता से ये चलाया जा सकता है, और जब एक बार श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बन जाएगा तो उसकी सहायता से कुछ प्रॉब्लम जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वन न्यूमेरिकल वन वी कैन ट्राई, और फिर एक चीज और बता दें, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ मैटर वेव लिंक्ड होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या प्रूफ है एक्सपेरिमेंटली कि मैटर वेव एसोसिएटेड होता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ, और ये एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। अल्फा स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट है उसमें भी दिखाया गया है, और सबसे पहला एक्सपेरिमेंट डेविसन एंड जर्मर ने किया था, और डेविसन और जर्मर ने सिद्ध किया था कि जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ, जब ये डिफ्रैक्ट करता है तो ब्रैग्स लॉ के अनुसार जितनी वेवलेंथ उसकी होनी चाहिए उतनी ही आती है। तो ये फिर हम एक्सपेरिमेंटली प्रमाणित भी कर सकते हैं कि मैटर वेव मूविंग पार्टिकल हैज आल्सो ए डुअल कैरेक्टर, कभी ये पार्टिकल की तरह व्यवहार करता है और कभी वेव की तरह व्यवहार करता है एज ए मैटर वेव। एक न्यूमेरिकल है, एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है डिब्रागली वेवलेंथ, उसकी वैल्यू है 2 एंगस्ट्रॉम। तो पता करना है कि वह न्यूट्रॉन जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है और उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक, तो न्यूमेरिकल है, ए न्यूट्रॉन फाइंड आउट द वेलोसिटी and the kinetic energy of a neutron having de Broglie wavelength of 2 एंगस्ट्रॉम। ये एक प्रश्न है आपके सामने। फाइंड आउट द वेलोसिटी एंड द काइनेटिक एनर्जी associated with a neutron having de Broglie wavelength of 2 एंगस्ट्रॉम। तो एक्सप्रेशन जिसका आप प्रयोग करेंगे, पहले हम मैक्रोस्कोपिक बॉडीज और माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए जिसका प्रयोग किया था उसी तरह के इक्वेशन का प्रयोग करेंगे। द वेवलेंथ इट इज इक्वल टू H/mv and thereby the velocity can be determined. Velocity will be equal to H/m lambda. H is the Planck's constant, m is the mass of the neutron। या तो दिया रहेगा और नहीं दिया रहेगा तो न्यूट्रॉन का मास आप जानते हो, न्यूट्रॉन का मास यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और लैम्डा की वैल्यू दी है डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज 2 एंगस्ट्रॉम। तो रख दीजिए 6.625
into 10 to the power minus 34 is the value of the Planck's constant divided by mass of the neutron. मास ऑफ द न्यूट्रॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। ध्यान रखिएगा सब कुछ है एसआई यूनिट सिस्टम में रखना है। बाय द वे मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज नोन इन एसआई यूनिट सिस्टम 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू लैम्डा। लैम्डा इज 2 एंगस्ट्रॉम, तो केवल तो रखेंगे गलत हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम को 10 टू द पावर माइनस 8 रखेंगे तो गलत हो जाएगा। ये सेंटीमीटर हुआ, इसको किस में रखना है मीटर में, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। इसको सॉल्व कर लीजिए। वेलोसिटी जिससे चलेगी उस वेलोसिटी की वैल्यू निकल आएगी। ये आ गया 6.625। अब कैलकुलेटर आपके पास है, आप कर दीजिए कैलकुलेटर से। हम 2 से गुणा कर लेते हैं। 2 इंटू 7 14 1, 2 इंटू 6 12 13 एंड 3 3.34 ये आ गया। और ये देखो कितना हो जाएगा 27 माइनस 10 माइनस 37 ऊपर गया प्लस 37, तो प्लस 37 और माइनस 34 इंटू 10 टू द पावर 3। ये वेलोसिटी की वैल्यू हो गई। कैलकुलेट कर दीजिए, जितना आ जाए 3 का भाग देना है, लगभग 2 के करीब आएगा। 2 इंटू 10 टू पावर 3 अप्रॉक्सीमेटली 2 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं, आपके पास है, इसे कर डालिए, इतना उत्तर करीब आएगा। वेलोसिटी क्लासिकल रेंज की है, इट इज नॉट कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो इसके साथ संबंधित होगा उसकी वैल्यू निकालने के लिए फिर और ये इसी तरह का कोई सवाल आपके परीक्षा में भी पूछा गया है एकेटीयू द्वारा। तो मैंने हमेशा कहा है, हर यूनिट के साथ कहा है कि जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल आपके किताब में दिया हुआ है उनको जरूर कर डालें, और उनको कर डालेंगे तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इसे कर पाओगे। जैसे मैं इसे अप्रॉक्सीमेटली लिख रहा हूँ, भाग नहीं दे पा रहा हूँ, कैलकुलेटर मेरे पास है नहीं, आपके पास है तो एग्जैक्टली इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा। द काइनेटिक एनर्जी associated, it will be equal to हाफ mv स्क्वायर। यदि v की वैल्यू बहुत ज्यादा होती, कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट होता, तो फिर क्या होता, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी हो जाती, और फिर आप प्रयोग करते mc स्क्वायर माइनस m0c स्क्वायर। लेकिन सौभाग्य से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बहुत कम है, सो इट इज नॉन रिलेटिविस्टिक केस, और नॉन रिलेटिविस्टिक केस होने के कारण काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ mv स्क्वायर द्वारा निकाला जाएगा। इट इज 1/2। मास इज अगेन मास ऑफ द न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू वी स्क्वायर। मैं 2 ही इसको मान लूं तो ये फिर रफ हो गया, समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ रफ वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। एग्जैक्टली कैलकुलेट करके आप वहां रखेंगे, तब फिर उसी वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो ये फिर एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी। तो हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का प्रयोग कर रहे हैं। 2 इंटू 10 टू पावर 3 वी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1/2। 2 कैंसिल से एक 2 रहेगा, फिर 2 इंटू 1.67, यही आ गया 3.34, और ये आ गया 3 का स्क्वायर 10 टू पावर 6 प्लस इंटू 10 टू पावर माइनस 21, लगभग इतना आ जाएगा। देख लो, ये 10 टू पावर माइनस 27, 1 2 हमने इस 2 से कैंसिल कर दिया, 2 इंटू 2 होगा तो 1 2 कटा, 2 का यहाँ गुणा कर दिया तो 3.34,
10⁻⁻27, ये 10⁻6 हो जाएगा। तो +6 है और -27, 10⁻21 क्या आ जाएगा? इन जूल। उत्तर ऐसा ही यूनिट सिस्टम में आएगा। एनर्जी के लिए हमें प्राप्त हो गया जूल। ठीक, अब हमको उत्तर तो देना होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या संबंध होता है, तो मैं अलग से आपको बता दे रहा हूं जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को कभी कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यही लिख देता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी, इट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रख दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम वोल्ट, और कूलाम वोल्ट को ही जूल कहते हैं। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये संबंध है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंटेड है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का गुणा करोगे जूल में आ जाएगा। और जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या करना पड़ेगा? जूल में जो वैल्यू दी है उसमें 1.6 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का भाग देना पड़ेगा। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करोगे तो जूल विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में यदि कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एसआई यूनिट सिस्टम की इकाई नहीं है, एसआई यूनिट सिस्टम की इकाई है जूल, तो हमें जूल में ही रखना होगा, मीटर में रखना होगा, ऐसे चलना है। तो यहाँ पर देखिए अब आ गया जूल। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यदि कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 3.34 इंटू 10⁻⁻21। और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए इसे डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब आ गया, इट इज अगेन द एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी नाउ रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना, जूल में इतना, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके आप देंगे तो ये भी उत्तर सही है, उत्तर गलत नहीं है। न्यूमेरिकल आ जाए, उत्तर आपने जूल में ही दे दिया, दिक्कत हो रही है आपको, तो जूल वाला उत्तर भी सही है। लेकिन नॉर्मली इस तरह की स्थितियों में एनर्जी वैल्यूज कैलकुलेट जब आप करते हो तो उस समय इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर ये आ गया 3.34 डिवाइडेड बाई 1.6, फिर वही कैलकुलेटर की आवश्यकता, 19 ऊपर गया तो 10⁻⁻2 प्लस 19 हो गया तो -2 बचा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो ये इस तरह से इसको किया जा सकता है। ये न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल आपने लिया, फाइंड आउट द वेलोसिटी एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए न्यूट्रॉन हैविंग डी ब्रागली वेवलेंथ ऑफ 2 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से इसको किया जा सकता है। एग्जैक्ट वैल्यू हमने नहीं उत्तर में दिया है, क्योंकि फिर आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेटर का प्रयोग करिए और इसको कैलकुलेट कर दीजिए। एक और न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूं, कंपेयर the de Broglie wavelengths compare the de Broglie wavelengths of a proton and of an electron, when compare the de Broglie wavelengths of a proton and of an electron when, जब पहला, they have
सेम मोमेंटम, सेम मोमेंटम। उस समय जब दोनों के मोमेंटम बराबर है तो कंपेयर करिए डी ब्रागली वेवलेंथ को प्रोटॉन के और इलेक्ट्रॉन को, या दूसरी कंडीशन है दे हैव सेम एनर्जी, उनकी एनर्जी बराबर है, दे हैव सेम एनर्जी। तो इन दो परिस्थितियों में आप कंपेयर करिए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कितना होगा। तो देखिए बहुत आसान है। फिर इसके लिए मोमेंटम दिया है और एनर्जी दिया है, इसका मतलब पहली बार मोमेंटम वाले इक्वेशन का प्रयोग करना है और दूसरी बार एनर्जी वाले एक्सप्रेशन का प्रयोग करना है। तो ऐसे कर लीजिए इसको, इस इक्वेशन का प्रयोग करिए। पहला केस, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, पी इज द मोमेंटम। ये एक्सप्रेशन जो लिखा गया लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे लिखोगे? लैम्डा ई द de Broglie wavelength for the electron, E for electron, it is equal to h by pe, the momentum of the electron, the wavelength of de Broglie wavelength of the electron, lambda e the momentum of the electron p, और दूसरा प्रोटॉन lambda p, suffix p is for proton, lambda p it is equal to h by p or suffix p. Lambda p is the wavelength of the proton, de Broglie wavelength of the proton. pp is the de Broglie wavelength for proton. अब दिया है, क्या दिया हुआ है? पहला कंडीशन गिवन, पहला कर रहे हैं, दे हैव सेम मोमेंटम pe, इट इज इक्वल टू pp, ये दिया हुआ है। तो p की वैल्यू pp के बराबर हो गया, एच एच दोनों बराबर हैं, भाग देंगे और आपको निकालना है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशियो। तो लैम्डा पी बाई लैम्डा ई, दिस इज इक्वल टू 1, और लैम्डा पी इट इज इक्वल टू लैम्डा ई। The wavelength, de Broglie wavelength of the proton will be the same as the de Broglie wavelength of the electron. दूसरा है they have same energy, तो एनर्जी वाले एक्सप्रेशन का प्रयोग करेंगे। देखिए ये यहाँ चला जाए तो यहीं लिख लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू, अब प्रयोग करेंगे एनर्जी वाले एक्सप्रेशन का, एच बाई रूट टू एम ई, के द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये पहला आप निकाल लीजिए। फॉर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? लैम्डा ई इट इज इक्वल टू एच बाई रूट टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ई के ई फॉर इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के लिए लिखिए लैम्डा पी इट इज इक्वल टू एच बाई स्क्वायर रूट 2 m p mass of the proton, energy of the proton E की kp। अब दिया है गिवन, दूसरी कंडीशन क्या है? दे हैव सेम एनर्जी E के ई, इट इज इक्वल टू E के पी, और इसलिए लैम्डा पी, हेंस लैम्डा पी बाई लैम्डा ई, दिस इज इक्वल टू, ये देखो इसमें इसका भाग देंगे तो लिख ही लेते हैं एच बाई, ताकि कोई कंफ्यूजन न रह जाए, रूट टू एम पी ई के पी डिवाइडेड बाय एच डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2m
ई के ई। अब ये इसके बराबर दिया है, ये कटा, एच एच कटा, टू टू कटा, एम ई ऊपर जाएगा, एम पी नीचे आएगा। सो लैम्डा पी बाई लैम्डा ई, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, एम ई ऊपर गया, एम पी नीचे आ गया। तो इस दूसरे कंडीशन में लैम्डा पी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन का रेशियो उनके मासेज के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये स्थिति बनेगी। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही अगले वीडियो में कुछ और न्यूमेरिकल में करा दूंगा। उसके बाद से फिर मैटर वेव कैसे प्रोपेगेट करता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।